गाइस, आज से आप लोग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं यानी कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। आप जो अभी तक बनाते आ रहे थे अकाउंट्स, वो प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थे, जिनका मेन पर्पस क्या था, प्रॉफिट अर्न करना था। आप उनके अकाउंट इसलिए बनाते थे ताकि एंड ऑफ द ईयर उसका रिजल्ट पता चल सके कि प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसी तरह भले ही इन ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विस देना है, लेकिन इनको भी तो कहीं से पैसे मिलते हैं, भले ही वो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप से मिला हो। हमने जिसके बारे में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसे देख कर आओ, तब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम सिर्फ ये बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और सिर्फ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ आज हम बात करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान खाता की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट से प्रिपेयर करती है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेनली 3 प्रकार के खाते बनाती है। पहला प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके साथ साथ ये ट्रायल बैलेंस भी बनाती है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ताकि अंक गणितीय शुद्धता यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। ये क्या होता है, हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में क्या हमने सेम अमाउंट लिखा है, जिसके बाद अब उन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल अमाउंट आता है वो डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का सेम है या नहीं, उस बात को ये चेक करता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी इसीलिए बनाया जाता है, प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के भी द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता क्या होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ठीक है, यह खाता रोकड़ पद्धति पर आधारित होता है, यानी कि कैश बेसिस। कैश बेसिस क्या होता है? जो सारी चीज़ें कैश से रिलेटेड है, क्या चीज़ कैश से रिलेटेड है उसे ही सिर्फ इसमें लिखा जाता है। क्या चीज़? वो सारी चीज़ें जो सिर्फ कैश से रिलेटेड है उसी को इसमें लिखा जाता है। यानी कि कैश में हमने पेमेंट किया, अपने को कहीं से कैश मिला, वो सारी चीज़ें अगर कैश में मिल रही हैं तभी उसको इसमें लिखा जाएगा, बाकी इसमें नहीं लिखे होंगे। क्या चीज़? बाकी इसमें लिखे नहीं होंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वो आयगत या पूंजीगत प्रकृति की हों। ये काम तो आसान कर दिया प्राप्ति और भुगतान खाता ने। कैसे? अब इस बात को चेक करना नहीं रह गया, क्या कि जो आइटम अपने को मिला, जो ट्रांजेक्शन मिला, वो आयगत प्रकृति की है या फिर पूंजीगत प्रकृति की है। अगर वो अमाउंट मिला, वो ट्रांजेक्शन हुआ कैश बेसिस पर, तो उसको ला करके लिख देंगे, नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, अब उसमें ये चेक नहीं करना है कि आयगत प्रकृति की है तो इसमें लिखा जाएगा या नहीं, पूंजीगत प्रकृति की है तो इसमें लिखा जाएगा कि नहीं। वो सारी चीज़ों को अब भूल जाओ, उसमें दोनों चीज़ों को लिखा जाएगा। तो ये जो सारी प्राप्तियां हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं, और सभी भुगतान क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। समझ में आ गया? इसमें गैर रोकड़ मद है, यानी जो चीज़ें कैश से रिलेटेड नहीं है, जो चीज़ें कैश में काम नहीं हुआ है जिसका, उसमें नहीं लिखा जाता। जैसे डेप्रिसिएशन, अप्राप्य आय एवं अदत्य व्यय, ये सारी चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में, यानी कि जब ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो सबसे पहले ही बैलेंस लिख दिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, टू बैलेंस, बीडी सेल, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस लिख दिया जाता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाता है। समझ में आ गया? एकदम सर समझ में आ गया। और जो बाकी लास्ट में जब ये खाता बंद करते हैं तो वो भी कैश या फिर बैंक बैलेंस से बंद करते हैं। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो उससे भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि अगर डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का कौन सा बैलेंस ज़्यादा। अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो गया, आ गया, यानी कि अपन प्रॉफिट में चल रहे हैं, यानी सरप्लस मिलने वाला है अपने को। अगर क्रेडिट साइड का योग ज़्यादा आ गया और डेबिट साइड का कम, यानी कि अपन लॉस में जाने वाले हैं, यानी कि डेफिसिट होने वाला है। इस खाते में चालू वर्ष में प्राप्त नकद एवं भुगतान की गई राशि का लेखा होता है। यानी कि आपको जिस ईयर पैसे मिले हों, कैश मिला हो, ठीक है, कैश मिला हो उस ईयर लिख लिया जाता है, भले ही वो पिछले साल का हो या फिर आने वाले साल का हो या फिर करंट ईयर का हो। यहाँ पे लिखा है
पिछले साल से संबंधित हो, अगले वर्ष से संबंधित हो या चालू वर्ष से संबंधित हो, यानी किसी भी ईयर से वो रिलेटेड हो। अगर आपको उस ईयर में मिला तो उसको नोट डाउन करना है। समझ में आ गया। एक सबसे बड़ी चीज़, अभी जो हम ये चीज़ पढ़ रहे थे वो सारे पॉइंट्स मुख्य विशेषताएं भी थी इसकी। क्या चीज़? मुख्य विशेषताएं भी थी। अब बात करते हैं प्राप्ति और भुगतान खाते की सीमाएं की, मतलब कौन कौन सी लिमिटेशन है इसके। तो पहले देख लो, यह लेखांकन वर्ष की आय एवं व्यय के संबंध पूर्ण रूप से सूचनाएं प्रदान नहीं करता है। क्यों संपूर्ण रूप से सूचनाएं प्रदान नहीं करता है? क्योंकि इसमें केवल नगद से संबंधित आय व्यय की सूचना मिलती है, यानी कि सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का ही लेखा होता है और जो नॉन कैश आइटम है उनका लेखा नहीं होता है, जिससे कि इंफॉर्मेशन जो होता है पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर पाता। अगला क्या आता है, इससे वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। क्यों मूल्यांकन नहीं किया जा सकता? जाहिर सी बात है, अपन सिर्फ कैश आइटम को इंक्लूड कर रहे हैं, बाकी आइटम को तो छोड़ दे रहे हैं ना, यानी कि जो चीज़ें कैश से रिलेटेड नहीं है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये पूरा जो फुल इन्फॉर्मेशन होता है, सटीक इन्फॉर्मेशन होता है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाता, यानी कि संपत्ति और दायित्वों को छोड़ देता है। अब अगला आता है, यह खाता लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार नहीं किया जाता। उपार्जन आधार क्या होता है? बता दो भाई कोई। क्या चीज़? ये उपार्जन आधार क्या होता है? तो आपने 11वीं क्लास में उपार्जन की अवधारणा पढ़ी होगी। ये क्या बताता है कि जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ, क्या चीज़? जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ, भले ही वो कैश से रिलेटेड हो या कैश से रिलेटेड ना हो, उसका लेखा कर लिया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ कैश बेसिस को ही ध्यान में रखता है, यानी कि जो चीज़ें कैश से रिलेटेड है उन्हीं का लेखा करता है। इसलिए इसका एक लिमिटेशन है कि ये कैश को ही इंक्लूड करता है, बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करता। अब बात करते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक में क्या अंतर है? क्यों? क्योंकि ये कैश बुक की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें अंतर क्या होती हैं? तो कुछ अंतर हैं, वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे अंतर का आधार लिखा गया है। पहले प्रविष्टि, प्रविष्टियाँ सारांशित रूप से की जाती हैं। सारांशित रूप यानी कि इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि डेट वाइज है या नहीं, यानी कि जिस पर्टिकुलर डेट में वो चीज़ आया है, ट्रांजेक्शन हुआ है, उसी डेट को लिखना चाहिए। इसमें ये चीज़ नहीं लेता, लेकिन कैश बुक यानी कि रोकड़ बही में इसको ध्यान में रखा जाता है, क्रमवार लिखा जाता है, यानी कि 12 तारीख को जो चीज़ हुआ 12 तारीख को, 13 तारीख को जो चीज़ हुआ वो 13 तारीख को, और 14 तारीख को जो हुआ वो 14 तारीख। इसमें मतलब क्रमवार लिखे जाते हैं। तिथिवार प्रविष्टियाँ, यहाँ पे प्रविष्टियाँ होना चाहिए था, ठीक है, उसको सही कर लीजिएगा, प्रविष्टियाँ होना चाहिए था। इसमें तिथिवार प्रविष्टियाँ नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ये लेखांकन वर्ष में तैयार किया जाता है, यानी कि लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, लेकिन ये दैनिक आधार पर तैयार किया जाता है, नहीं हर दिन इसको तैयार किया जाता है। ये चीज़ सिर्फ लेखांकन वर्ष यानी लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, और ये कैश बुक जो है वो डेली तैयार किया जाता है, इसीलिए इसमें प्रविष्टियाँ तिथिवार होती हैं। खाता पृष्ठ संख्या, यानी कि जो JF LF होता था, तो ये प्राप्ति एवं भुगतान खाता में इसका कोई कॉलम नहीं होता है, लेकिन रोकड़ बही में इसका कॉलम होता है। संस्थाएं संगठन, ये जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है ये सिर्फ गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन जो कैश बुक है वो सभी संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, भले ही वो गैर व्यापारिक संस्था हो या फिर व्यापारिक संस्था हो, ठीक है। पक्ष, इसके बाएं बाएं भाग में प्राप्ति पक्ष, यानी कि इस साइड में क्या होता है? प्राप्ति पक्ष होता है, और इस साइड में क्या होता है? भुगतान पक्ष होता है, यानी इस साइड प्राप्ति पक्ष और इस साइड भुगतान पक्ष। समझ में आ गया? और इसके बाएं साइड में इधर डेबिट होता है और इधर क्रेडिट होता है। कौन नहीं जानता भाई ऐसे। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। किसकी? फॉर्मेट की। किसकी फॉर्मेट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते की। सबसे इजी, इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले टू बैलेंस BD लिखा जाता है। क्या चीज़? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मैंने पहले ही बता दिया था कि स्टार्टिंग भी इसी चीज़ से की जाती है। टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट यानी कि वो किसी ईयर से भी रिलेटेड हो, यानी पिछले ईयर से, आने वाले ईयर से, या फिर करंट ईयर से, उसका सारे चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। उसके बाद एंट्रेंस फीस, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जनरल डोनेशन, मैच फंड, लाइफ मेंबरशिप फीस, लेगेसीज, गवर्नमेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू एनुअल डिनर, इनकम फ्रॉम लेक्चर, कॉन्सर्ट, डिविडेंड इंटरेस्ट, प्रोसीड फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ पर एम रहेगा, रेंट, प्रोसीड्स फ्रॉम एनुअल स्पोर्ट, सेल्स ऑफ ओल्ड स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल्स ऑफ फर्नीचर, मिसलेनियस रिसिप्ट, बैलेंस
सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट का, यानी कि वो सारी चीज़ें जिससे कैश आ रहा है उनको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। अब क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, बाई बैलेंस सीडी अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो, बाई एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस, बाई सैलरी एंड वेजेस, बाई रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, बाई स्पोर्ट इक्विपमेंट्स, बाई इंश्योरेंस, बाई फर्नीचर परचेस्ड, ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होता है, ऑडिट फी जब आप जो अकाउंट बना रहे हो उस अकाउंट को फिर चेक करने के लिए भी भेजा जाता है कि हमने अकाउंट अच्छे से किया, सारी चीज़ें सही से की है या नहीं, तो जो ऑडिटर होता है वो फीस चार्ज करता है, उसी का ये फीस है। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बुक परचेज बाई बैंक चार्ज, बाई वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, बाई पोस्टल टेलीग्राम एंड कोरियर, बाई ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, बाई मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज इन्वेस्टमेंट परचेज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ए बैलेंस सीडी, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। ये सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, यानी कि जो क्रेडिट साइड में होती हैं वो सारे पेमेंट्स हुए होते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करती है। समझ में आ गया? तो बस आज का यही टॉपिक था, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। कल के वीडियो में यानी आने वाले वीडियो में एनपीओ से रिलेटेड जो होगा उसमें हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए सारी चीज़ों को, और जो भी डाउट आते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए बस आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप मुझे मैसेज भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।